घोस्ट शिप, ये टर्म उन जहाज़ों को दिया जाता है जो एमलेसली समुद्र में फ्लोट कर रहे होते हैं और इन पे ना कोई कैप्टन होता है, ना कोई क्रू मेंबर्स और ना ही कोई पैसेंजर। इतिहास में हमें ऐसे घोस्ट शिप कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन इन सब में मेरी सेलेस्ट शिप की कहानी सबसे दिलचस्प है। मैरी सेलेस्ट एक वुडन शिप थी जो 4 दिसंबर 1872 को एज़ोरस के तट पे पाई गई थी और इस शिप पे कोई भी नहीं था। हैरानी की बात यह है कि जब यह शिप 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से चली थी तो इस पे 10 लोग थे। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर उस शिप पे क्या हुआ और क्या वो 10 लोग मारे गए। इसको लेकर कई थियरीज हैं, लेकिन उन्हें जानने से पहले हमें मेरी सेलेस्ट जहाज के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो इस जहाज को 1861 के दौरान नोवा स्कॉटिया कनाडा में बनाया गया था और तब इस जहाज को लोग द अमेज़न नाम से जानते थे। इस शिप की एक पिक्यूलियर बात यह थी कि इसे कई लोग शुरुआत से ही कर्स्ड या फिर शापित मानते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपनी पहली वॉयज या यात्रा में ही इस शिप के कैप्टन मारे गए। जी हाँ, कैप्टन को सीवियर कफ एंड कोल्ड हो गया था और जल्द ही उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लग गई थी। जब भी कैप्टन खांसते या चिल्ला के कुछ भी ऑर्डर देते तो उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और कुछ समय के बाद क्रू को पता चला कि कैप्टन को निमोनिया हो गया था, लेकिन अब तक इट वॉज टू लेट टू सेव हिम। इस घटना के बाद लोग द अमेज़न को शापित मानने लगे थे और इस जहाज पे हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें होती ही रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम इस जहाज का एक्सीडेंट हो ही जाता था और ऐसे में जहाज का मालिक तंग आकर इसे रिचर्ड हेन्स नामक बंदे को बेच डाला। रिचर्ड अमेरिकन बंदा था और उसने इस शिप पे काफी पैसा खर्च करके इसे रिनोवेट किया, लेकिन अब तक लोगों में द अमेज़न के कर्स्ड होने की कहानी फैलने लग गई थी। इन कहानियों की वजह से द अमेज़न की बिजनेस पे काफी असर पड़ रहा था और ऐसे में रिचर्ड ने इस शिप का नाम चेंज करके मैरी सेलेस्ट रख दिया। अब नाम बदलने से धंधे में थोड़ी तेजी जरूर आई, लेकिन वो काफी नहीं थी। इसीलिए तंग आकर रिचर्ड ने यह जहाज एक कैप्टन को बेच डाला जिसका नाम बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स था। कैप्टन ब्रिग्स की खुद की एक क्रू और फैमिली थी जिनकी मदद से वो इस शिप को चलाते हुए अपना काम कर सकते थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 7 नवंबर 1872 जब मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से जेनेवा इटली के लिए निकली। इस शिप पे 10 लोग थे जिनमें कैप्टन, उनकी वाइफ, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स थे। शिप पे तकरीबन 1700 बैरल्स क्रूड अल्कोहल था और ये अटलांटिक ओशन में सेल कर रही थी। अब तकरीबन 20 दिन तक इस जहाज का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन 4 दिसंबर को ब्रिगेंटाइन डियाग्राटिया द्वारा मेरी सेलेस्ट को अज़ोरिस और पुर्तगाल के बीच एमलेसली सेल करते हुए पाया गया। डियाग्राटिया के कैप्टन मोरहाउस फौरन अपने क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेस्ट पे भेजे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जांच पड़ताल करने पे मोरहाउस को शिप की लॉग बुक मिली जिसमें फाइनल एंट्री 25 नवंबर की थी, यानी कि ये जहाज तकरीबन 9 दिन से पानी में भटक रही थी। मेरी सेलेस्ट की लाइफ बोट मिसिंग थी, इसकी कंपास मिसअलाइन थी, शिप के होल्ड में 3.5 फीट पानी भर गया था और कुछ अल्कोहल बैरल्स टूटे हुए थे। मोरहाउस फौरन मेरी सेलेस्ट की कंट्रोल लेते हैं और इसे गिब्रल्टार ले जाने की सोचते हैं, जो कि वहां से 1100 किलोमीटर दूर था। अब देखो, उन दिनों मैरीटाइम लॉ हुआ करती थी जिसके मुताबिक अगर कोई सैल्वर एक जहाज को रेस्क्यू करता है तो उसे रेस्क्यू हुई जहाज के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बैठती थी ताकि पता किया जा सके कि इस रेस्क्यू में कोई फाउल प्ले नहीं था। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, जहाँ ये इन्वेस्टिगेशन 3 महीने तक चली एंड फाइनली डियाग्राटिया के क्रू को उनका पेमेंट मिला। ऑल्दो उनकी पेमेंट फुल नहीं थी, रादर 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द शिप। ये इंसिडेंट उन दिनों काफी प्रचलित हुए और तभी से मेरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स के गायब हो जाने को लेकर कई थियरीज सामने आई। इन थियरीज को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहली ऐसी थियरीज जिनके सच होने की संभावना ना के बराबर है, यानी कि इम्पॉसिबल थियरीज। दूसरी ऐसी थियरीज जो पार्शियली सच हो सकती हैं बट दे स्टिल आर हार्ड टू बिलीव। और तीसरी ऐसी थियरीज जिनके पॉसिबल होने की संभावना काफी होती है। तो इम्पॉसिबल थियरीज के अंदर कई सारी बातें आती हैं, लाइक मेरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को सी मॉन्स्टर ने खा लिया होगा, या फिर उन सबको एलियन ने कैप्चर कर लिया होगा, या फिर उस जहाज पे उसके पहले कैप्टन की आत्मा थी जो किसी को वहां टिकने नहीं देती थी, इत्यादि। अब आई नो ये थियरी सुनकर ही बहुत अजीब सी लगती है और इसलिए मैंने इन्हें इम्पॉसिबल के कैटेगरी में डाल दिया है। अब हार्ड टू बिलीव कैटेगरी में भी हम कुछ थियरीज को डाल सकते हैं, लाइक पायरेट अटैक। जी हाँ, कई लोगों का मानना था कि इस शिप पे समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया होगा और उन्होंने ही शिप के क्रू मेंबर्स को मार डाला होगा।
दिस थियरी इज हार्ड टू बिलीव क्योंकि अगर लुटेरों ने हमला किया होता तो वो अल्कोहल बैरल्स को यूं ही नहीं छोड़ जाते। मोर ओवर एक पायरेट अटैक से जहाज पे अटैक वगैरह के कुछ निशान जरूर होते, लेकिन मैरी सेलेस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। सर आर्थर कोनान डॉयल ने इस पे एक कहानी भी लिखी जिसके मुताबिक एक एक्स स्लेव क्रू मेंबर्स को मार डाला होगा, बट देन ये एक फिक्शनल कहानी थी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। हार्ड टू बिलीव कैटेगरी में एक और थियरी आती है विच इज रिलेटेड टू अल्कोहल लीकेज। जी हाँ, कई लोगों का मानना था कि जहाज में अल्कोहल लीकेज की वजह से जहरीले अल्कोहल फ्यूम्स निकलने लगे थे, जिससे बचने के लिए ये क्रू लाइफ बोट पे उतर गई। लाइफ बोट को इन्होंने रस्सी की मदद से शिप से बांध रखा था ताकि वो शिप के साथ साथ चल सके। कुछ देर में ये जहरीले फ्यूम्स निकल जाते जिसके बाद क्रू वापस शिप पे आ जाती, लेकिन इसी बीच खराब मौसम की वजह से लाइफ बोट शिप से अलग हो गई और ये क्रू समुद्र में खो गया। अब लोग इस थियरी को इसलिए मानते हैं क्योंकि शिप की लाइफ बोट मिसिंग थी और वहां पार्शियली टूटा हुआ रोप भी था। अब आई नो कि इन थियरीज पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जिन थियरीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी हद तक सच हो सकती है। तो कई लोगों का मानना है कि मेरी सेलेस्ट पे जो कुछ भी हुआ वो कुछ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ होगा। सबसे पहले तो शिप की वाटर पंप मैल फंक्शन करी होगी जिससे शिप में पानी भर गया। इसके बाद फेल्ड कंपास से शिप भटकने लग गई और फाइनली बैड वेदर ने सिचुएशन को बद से बदतर कर दिया। ये सब देखकर कैप्टन ब्रिग्स ने क्रू को शिप बोट छोड़कर लाइफ बोट पे जाने को कहा होगा, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ा जहां लाइफ बोट समुद्र में ही खो गया। कई लोग इस थियरी में ये बात भी जोड़ते हैं कि इन एडवर्स कंडीशन में शिप के क्रू मेंबर्स आपस में लड़ गए होंगे और शायद उससे ही कैप्टन उनकी फैमिली की मृत्यु भी हो गई होगी। नाउ वी ऑल नो कि जब भी हम किसी भी ऐसे इंसिडेंट्स की बात करते हैं जो कि मिस्टीरियस सी होती है तो उसमें हमें इंश्योरेंस फ्रॉड सुनने को जरूर मिलता है। जी हाँ, अब चाहे आप टाइटैनिक के डूबने की थियरीज पे रिसर्च करो या 9/11 वाली इंसिडेंट की बात करो, हर जगह आपको इंश्योरेंस फ्रॉड को लेकर कुछ न कुछ पॉइंटर्स जरूर मिल जाएंगे। मैं आपको अपनी किसी दूसरी वीडियो में टाइटैनिक के डूबने की थियरीज वगैरह जरूर बताऊंगा इफ ओनली यू ऑल वांट इट, लेकिन फिलहाल मैं आपको मेरी सेलेस्ट से जुड़ी इंश्योरेंस फ्रॉड वाली थियरी के बारे में बताता हूँ। सो मैंने आपको बताया था कि मेरी सेलेस्ट को कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स ने खरीद लिया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में जाने पे हम समझ पाते हैं कि जहाज की 12 शेयर्स थी जिनमें से सिर्फ 4 शेयर्स कैप्टन ब्रिग्स के पास थी। बाकी के 8 में से 6 शेयर्स जेम्स एच विंचेस्टर नामक बंदे की थी जिसने शिप को रिनोवेट करने में काफी इन्वेस्ट किया था। विंचेस्टर ने मेरी सेलेस्ट को काफी हेविली इंश्योर किया था और यहीं से इंश्योरेंस फ्रॉड वाली थियरी निकलकर सामने आती है। लोगों का मानना है कि विंचेस्टर ने डियाग्राटिया क्रू को हायर किया ताकि वो मेरी सेलेस्ट पे टेक ओवर करके सैल्वर मनी के साथ साथ इंश्योरेंस मनी भी हासिल करें। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस इंश्योरेंस फ्रॉड वाले प्लान में कैप्टन ब्रिग्स और उनकी क्रू भी शामिल थी। इस बात को लेकर कई हियरिंग्स हुई और इसमें काफी कंट्रोवर्सीज भी है, लेकिन लोगों का इस थियरी में काफी भरोसा है, ऑल्दो इसे कभी भी प्रूव नहीं किया जा सका। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि प्रूव ना होने के बाद भी लोगों का इंश्योरेंस फ्रॉड में इतना भरोसा क्यों है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शिप की आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि 1872 में शिप से क्रू गायब हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिप आगे नहीं चली। जी नहीं, शिप आगे भी कई बार चली और जब भी ये शिप किसी दूसरे ओनर के पास गई उसको नुकसान ही हुआ। 1885 के दौरान ये शिप एक रीफ से टकराकर डूब गई और उस समय जो उसके ओनर थे, उनका नाम पार्कर था, उन्होंने जानबूझकर इस शिप को डुबा दिया था ताकि वो इंश्योरेंस से पैसा क्लेम कर सके। As I said before, ये शिप heavily insured थी, इनफैक्ट अपने वैल्यू से ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू थी इसकी, और ऐसे में पार्कर को कुछ वक्त के लिए पैसा जरूर मिला फ्रॉम द इंश्योरेंस फर्म। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा केस किए जाने पे और छानबीन से पाया गया कि पार्कर ने जानबूझकर मेरी सेलेस्ट को डुबा दिया था, जिस वजह से उसे पैसे वापस करने पड़े। पार्कर की रेपुटेशन खराब हुई, उसे पैसे वापस देने पड़े और 3 महीने बाद गरीबी के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रूव्ड इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से लोग ये मानने लगे कि 1872 वाली जो इंसिडेंट होगी उसमें भी इंश्योरेंस फ्रॉड कहीं ना कहीं जरूर होगा। अब देखो, यहाँ मैंने आपको ऑल द प्लॉजिबल थियरीज बता दी है कि आखिर मेरी सेलेस्ट के साथ 1872 में क्या हुआ होगा, लेकिन क्रू के गायब होने की एग्जैक्ट रीजन शायद किसी को पता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है कि ये शिप जिसके पास भी गई उसकी जिंदगी खराब हुई, और शायद यही वजह है कि इसे लोग कर्स शिप भी मानते हैं। ये फिल्म ब्राम स्टोक्स की नॉवल ड्रैकुला से इंस्पायर्ड है, तो इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो।
फिल्म के पहले सीन में हमें इतिहास की एक घटना बताई जाती है जिसके अनुसार 1897 में एक रशियन जहाज रोमानिया से इंग्लैंड के लिए निकला था। उस जहाज में प्राइवेट कार्गो चढ़ाया गया था जिसमें लगभग 50 लकड़ी के गुमनाम क्रेट्स भी शामिल थे। लेकिन इंग्लैंड की धरती पर जब यह जहाज पहुंचा तो इसकी हालत बहुत बुरी थी, यानी कि इसे अबैंडन्ड और डिलापिडेटेड हालत में पाया गया। इंग्लैंड के विटबी में 6 अगस्त 1897 को पाया गया ये जहाज पोर्ट पर मौजूद सभी सिपाहियों को सदमे में डाल देता है। जहाज पे उन्हें मिलता है तो सिर्फ एक कैप्टन्स लॉग। ये लॉग इस जगह के कैप्टन इलियट का था जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि यदि ये डायरी तुम्हें मिलती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि उसने डिमीटर को अकेला छोड़ दिया है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यदि हम नाकामयाब हो चुके हैं तो शायद भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इस डरावनी वार्निंग के साथ ही हम पहुंचते हैं अब से 4 हफ्ते पहले। रोमानिया के सड़कों पे कुछ आदमी लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट्स उठाए आगे बढ़ रहे हैं। इन क्रेट्स पर हम ड्रैगन के सिंबल देखते हैं जो बता रहा है कि इस कार्गो में कोई ऐतिहासिक चीज छुपी हुई है। अगले ही पल रोमानिया के तट पर डिमीटर अपना पड़ाव डालता है। शिप में हम कैप्टन एलियट और उनके साथ एक छोटे बच्चे को उतरते देखते हैं जिसका नाम है टोबी। हमें पता चलता है कि टोबी इलियट का पोता है। इलियट की डायरी से हमें बताया जाता है कि डिमीटर में क्रू मेंबर्स की कमी थी, जिस कारण वो अपने भरोसेमंद साथी वोजचेक को रोमानिया से 2 मजबूत आदमियों को ढूंढने कहता है जो आगे के सफर में डिमीटर का हिस्सा बन सके। हम देखते हैं कि वोजचेक पोर्ट पर ऐलान करता है कि उसे 2 ऐसे लोगों की जरूरत है जिसे जहाज और समुद्र के बारे में ज्ञान हो। चुने हुए आदमियों को कई सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ऐसे में एक क्लेमेंस नाम का आदमी आगे आता है जो बताता है कि उसे कंपास और जहाज के बारे में सब कुछ पता है। साथ ही वो एक डॉक्टर भी है और समुद्र के बीच किसी की भी मदद कर सकता है। लेकिन वोजचेक उसकी बातों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वोजचेक कहता है कि नावों के बारे में पढ़ना और नाव चलाना 2 अलग अलग चीजें होती है। उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो डिमीटर को तेज तूफान में संभाल सके। क्लेमेंस खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वोजचेक उसे रिजेक्ट करके एक दूसरे बंदे को चुन लेता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिमीटर वापस समुद्र में निकलने की तैयारी कर रहा है। सूरज ढलने को आता है और ऐसे में हम क्रू के एक आदमी ऑलगरन को कुछ लोकल से बात करते देखते हैं। ये वही आदमी था जो लकड़ी के वो क्रेट्स यहाँ तक लाया था। ये लोकल्स काफी भड़के हुए लग रहे थे और ऑलगरन वोजचेक को बताता है कि लोकल्स से उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने को कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी हाल में कोई भी रोमानियन आदमी सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं रुकेगा। ये बात सुन वोजचेक गुस्सा होने लगता है क्योंकि सामान लादने के लिए उन्हें इन आदमियों की मदद की जरूरत थी। लेकिन ये सुनने के बावजूद एक आदमी आगे आता है और वोजचेक के हाथ में पैसे थमा देता है। यह आदमी वोजचेक को हर हाल में यहाँ से अब चले जाने को कहता है, वरना भगवान भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। स्थिति और गंभीर हो जाती है जब सामान लादते वक्त उस नए आदमी को वो लकड़ी का क्रेट दिखाई देता है जिसमें ड्रैगन की आकृति बनी हुई थी। इसे देखिए आदमी इतना डर जाता है कि तुरंत इसे शिप से नीचे गिरा देता है। इस बड़े से क्रेट के गिरने से छोटा टोबी ऑलमोस्ट चोटिल हो जाता है, लेकिन एन वक्त पे क्लेमेंस आगे आकर उसे बचा लेता है। उस आदमी की ऐसी हरकत देख कैप्टन एलियट उसे कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन यहाँ यह आदमी बस इतना कहता है कि उसे कभी भी इस सामान को इंग्लैंड पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि अब यह आदमी एकदम से जहाज छोड़ देता है और उसकी नामौजूदगी में वोजचेक को मजबूरन क्लेमेंस को अगला क्रू मेंबर बनाना पड़ता है। इस सारी घटना के बाद फाइनली डिमीटर पोर्ट से निकलती है और इंग्लैंड की तरफ अपना सफर शुरू करती है। लेकिन इस पॉइंट पे हम अब भी रोमानिया के लोगों को देखते हैं जो डिमीटर को जाता हुआ देख उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं, मानो इन्हें कुछ ऐसा मालूम है जिसके बारे में डिमीटर के क्रू को अंदाजा भी नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हम शिप के अंदर का नजारा देखते हैं जहां टोबी क्लेमेंस को पूरा शिप दिखाता है। टोबी क्लेमेंस को अपने पेट डॉग हकल से मिलवाता है। वो उसे शिप का कार्गो होल्ड दिखाता है जहां कई सारे सामान और खास करके वो वुडन क्रेट्स लंदन पहुंचने के लिए रखे गए थे। शिप में सभी आदमियों के लिए अनाज और कई जानवर भी रखे गए थे ताकि खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। अब इस पॉइंट पे हम जहाज के कार्गो होल्ड में कुछ अजीब नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ रखा सामान अपने आप हिल रहा है, मानो इन डब्बों से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। इनफैक्ट जहाज पे मौजूद चूहे भी इस सामान से डरे हुए लग रहे थे। इस सबसे बेखबर टोबी क्लेमेंस को सभी से मिलवाता है और हम डिमीटर के क्रू मेंबर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि हैं वोजचेक, एब्रम्स, ऑलगरन, लार्सन, पेट्रोव्स्की और शिप का कुक जोसेफ। टोबी क्लेमेंस को यह भी बताता है कि अगर कभी भी कोई खतरा आए तो इस शिप पर लोग नॉक करके मदद बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक नॉक ऊपर डेक से लेकर कैप्टन के कमरे तक सुनाई देता है। खैर तो डिमीटर का सफर शानदार शुरू होता है और हम देखते हैं कि सभी क्रू मेंबर्स निश्चिंत होकर नाचते गाते हुए अपना पहला शाम यहाँ बिताते हैं। इस दौरान कैप्टन एलियट वोजचेक को बताते हैं कि ये डिमीटर के साथ उनका आखिरी सफर होगा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए आयरलैंड में सेटल हो जाएंगे।
पाएंगे और टोबी के पालन पोषण पे ध्यान देंगे। जहां कैप्टन आगे वोचेक को शिप का भार सौंपते हैं, वही जहाज में बाकी सभी लोग इंग्लैंड पहुंचने पर सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। आगे हम रात का समय देखते हैं जहां सभी लोग अपना अपना बोनस बांटने में लग जाते हैं। हमें पता चलता है कि अब तक डिमीटर बहुत तेज गति से इंग्लैंड की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसा ही रहा तो ये शिप बिना किसी पोर्ट ब्रेक के अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस बात से लार्सन और बाकी सब बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन क्लेमेंस ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखता। कैप्टन के पूछने में वो बताता है कि उसे पैसे रुपयों में खास दिलचस्पी नहीं है और इंस्टेड वो दुनिया घूमना चाहता है और लोगों को समझना चाहता है। तो आगे जब डिमीटर के डाइनिंग रूम में ये बातें चल रही थी तब हम दूसरी तरफ शिप के कार्गो रूम का नजारा देखते हैं। यहाँ रखा एक वुडन क्रेट बहुत तेजी से हिल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके अंदर ट्रैप्ड हो। तभी टोबी को नीचे जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और टोबी एंड क्लेमेंस इंस्पेक्शन करने जाते हैं, जहां सभी जानवर काफी बेचैन हालत में लग रहे थे। ये देख टोबी डर जाता है, लेकिन क्लेमेंस उसे संभालता है, सेइंग कि हो ना हो समुद्र में कोई तूफान आने वाला है और इसी कारण जानवर परेशान हो रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें वापस कार्गो रूम से आवाज सुनाई देती है। टोबी को ऊपर भेज क्लेमेंस खुद अंदर दाखिल होता है और पाता है कि एक क्रेट पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन आश्चर्य तो उसे तब होता है जब उसे इस क्रेट के अंदर मिट्टी में सनी हुई एक लड़की मिलती है जो काफी बुरी हालत में थी। क्लेमेंस देखता है कि ये लड़की बुरी तरह कांप रही थी, मानो दर्द में तड़प रही हो। अगले ही पल पूरे डिमीटर में ये बात फैल जाती है कि रोमानिया से आए कार्गो में एक बेहोश लड़की पाई गई है। क्लेमेंस बताता है कि इस लड़की को किसी जानवर ने इन्फेक्ट किया है, जिसके कारण इसे तुरंत खून की जरूरत है। कैप्टन और क्लेमेंस इस लड़की के इलाज में जुट जाते हैं, जबकि वोचेक कैप्टन को वार्न करता है कि ये लड़की किसी रैट इन्फेक्शन की शिकार हो सकती है जो उनके क्रू के लिए सही नहीं होगा। जहाज के बाकी लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ऑलगरेन तो इस लड़की को समुद्र में फेंक देने की बात कहता है, बिकॉज ये उनके जहाज के लिए बैड ओमेन हो सकता है। लेकिन कैप्टन अपने आखिरी सफर में कुछ भी गलत करना नहीं चाहते थे। एलियट क्लेमेंस को इस लड़की को रखने की इजाजत दे देता है, बशर्ते वो खुद अपना खाना इसके साथ बांटे और इलाज अपने तक सीमित रखे। इस बात से बाकी लोग खुश तो नहीं होते, लेकिन क्लेमेंस उन पर ध्यान नहीं देता और इंस्टेड अपने अलावा टोबी को इस लड़की पर नजर रखने कहता है। आगे हम आधी रात का समय देखते हैं जब क्लेमेंस पतवार संभाल रहा है, जबकि ऑलगरेन समुद्र के हालत का जायजा ले रहा है। तभी अचानक से उसके सामने एक अजीब दृश्य आता है। ऑलगरेन को अपने दूरबीन से एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके लंबे लंबे दांत निकल रहे थे। ये किसी आदमी से अलग एक खूंखार हैवान जैसा दिख रहा था, लेकिन इसे देख जब ऑलगरेन हड़बड़ी में दूरबीन हटा इधर उधर छानबीन करता है तो उसे कोई नहीं मिलता। इस हालत में क्लेमेंस ऑलगरेन से पूछता है कि उसने क्या देखा, लेकिन ऑलगरेन सिर्फ इतना बताता है कि उनके जहाज में कुछ ईविल घुस बैठा है। दूसरी तरफ हकल को जहाज के एक हिस्से में किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। हकल उस आवाज की तरफ भौंकता है और अगले ही पल अंधेरे के अंदर से कुछ उस पर हमला कर देता है। अगले पहर जोसेफ को मिलती है हकल की लाश, वो भी खून से लथपथ उजड़े हुए हालत में। यही नहीं, शिप में मौजूद सभी जानवर इस हालत में पाए गए थे। पहली दफा सभी क्रू मेंबर्स उस लड़की पर इल्जाम लगाते हैं जिसके जहाज में पाए जाने के बाद से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन क्लेमेंस नोटिस करता है कि इन सभी जानवरों के शरीर पे काटने के निशान हैं जो कहीं न कहीं किसी शिकारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसे लगता है कि हकल ने इन एनिमल्स को रेबीज से पीड़ित करके मार डाला होगा। अब भले ही बाकी के लोग इस बात पे राजी नहीं होते, लेकिन एलियट अब भी क्लेमेंस की बात पर यकीन करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी जानवरों को समुद्र में फेंक दिया जाता है और इस हादसे के बाद टोबी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो गया था, लेकिन क्लेमेंस उसे सपोर्ट करता है। इस सब के बीच हम शिप हल में उसी मॉन्स्टर को छुपा देखते हैं जो सबके जाने का इंतजार कर रहा था ताकि अपना अगला शिकार ढूंढ सके। हम उसे बार बार किसी एना का नाम लेते भी देखते हैं। अब तक उस लड़की की हालत भी ठीक होने लगी थी और हमें पता चलता है कि उसी लड़की का नाम एना है। दूसरी तरफ हम डिमीटर में सभी लोगों को काफी परेशान देखते हैं। एक तरफ पेट्रोव्स्की क्लेमेंस और एना पे इल्जाम लगाता है और दूसरी तरफ जोसेफ और ऑलगरेन श्योर थे कि जहाज पे किसी ईविल का कब्जा है। जोसेफ नोटिस करता है कि मौसम काफी बिगड़ने लगा है और तो और जहाज पर से सभी चूहे अचानक गायब हो गए हैं, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आगे होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उस रात नाइट वॉच के दौरान वो मॉन्स्टर अचानक हल से निकल पेट्रोव्स्की पे हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो उसे नोच नोच कर उसका खून पीने लगता है और अंत में उसे समुद्र की गहराई में फेंक देता है। पेट्रोव्स्की चाह कर भी अपनी जान नहीं बचा पाता और अगले दिन क्लेमेंस और बाकी सबको सिर्फ डेक पे खून के धब्बे मिलते हैं। लार्सन को लगता है कि शायद पेट्रोव्स्की नशे की हालत में समुद्र में गिर गया होगा, लेकिन खून के निशान देख क्लेमेंस का शक अब बढ़ने लगा था। वो बताता है कि उसने हकल के शरीर के जख्मों को समझा है और ऐसा लगता है मानो उसकी मौत किसी अजीब कारण से हुई थी। तभी हम एना को यहाँ देखते हैं जो अब होश में आ चुकी थी। एना चीखती हुई डेक पे आती है और बताती है कि वो यहाँ आ गया है, हमें जल्द से जल्द इस जहाज को खाली करना होगा वरना वो हम सबको मार डालेगा। इधर मौसम बिगड़ने लगा था और ऐसे में वो चेक सिचुएशन को अपने हाथ में लेता है और वो क्लेमेंस को एना को संभालने कहता है, जबकि बाकी सभी को आदेश देता है कि वो जल्द से जल्द पोर्ट तक पहुंच
पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में हम एना और क्लेमेंस को देखते हैं, जहां क्लेमेंस एना की मरहम पट्टी करता है। क्लेमेंस एना से पूछता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, जिस पे एना बताती है कि इस शिप पर एक मॉन्स्टर मौजूद है। वो बताती है कि रोमानिया में एक पुराना कैसल हुआ करता था जिसमें ड्रैकुला नाम का एक पिशाच रहता है। सूरज ढलने से पहले वो नॉर्मल इंसानों जैसा होता है, मगर सूरज ढलने के बाद वो इंसानों का शिकार करता है, उनका खून पी लेता है और उन्हें बेजान कर देता है। जब क्लेमेंस उसे पूछता है कि ये सब उसे कैसे मालूम, तो वो बताती है कि उसके लोगों ने उसे ड्रैकुला को बेच दिया था ताकि ड्रैकुला उस पर फीड कर सके। ये कहते हुए एना क्लेमेंस को अपने शरीर पे जख्मों के निशान भी दिखाती है, जो देख क्लेमेंस शॉक्ड रह जाता है। आगे हम वापस रात का समय देखते हैं और इस बार ड्रैकुला लार्सन और ऑलगरेन को अपना शिकार बनाता है। लार्सन ड्रैकुला के हाथों मारा जाता है, जबकि ऑलगरेन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। समुद्र में तूफान बढ़ने लगा था और इस स्थिति में बिन पतवार संभाले जहाज पलटने की स्थिति आ जाती है। क्लेमेंस और वोचेक जहाज तो बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है ऑलगरेन, जो कि वैसे ही बाइट का निशान से जख्मी था जैसे बाकी विक्टिम्स। क्लेमेंस उसे काबू में करने के लिए बांध देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता कि धीरे धीरे ऑलगरेन अंदर से तब्दील होने लगा था। इधर एलियट अपने बचे हुए लोगों को पूरे शिप पर कड़ी निगरानी रखने कहता है ताकि पता चल सके कि यह हमला कर कौन रहा है। जब अगले दिन उसे होश आता है तो हम देखते हैं कि ऑलगरेन की आंखें सफेद पड़ने लगी हैं। वो एक ट्रांस जैसी स्थिति में है और अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने सामने टोबी को पा उस पर हमला कर देता है। टोबी किसी तरह खुद को बचाकर एलियट के कमरे में छुप जाता है, जबकि ऑलगरेन किसी पागल की तरह अपना सर पटक पटक कर कमरे का डोर ही तोड़ डालता है। खुद को बचाने के लिए टोबी क्रॉस का लॉकेट बाहर निकालता है और वो नॉक का इस्तेमाल करके क्लेमेंस को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुन क्लेमेंस, एलियट और वोचेक नीचे आते हैं और अब ऑलगरेन उन पर हमला कर देता है। टोबी अब भी कैप्टन के कमरे में छिपा हुआ था, लेकिन तभी अचानक कोनों से ड्रैकुला उस पर झपट पड़ता है। उसे बचाने के लिए एना खुद बंदूक उठाकर कमरे में दाखिल होती है, लेकिन तब तक टोबी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। एक तरफ सभी टोबी को बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ ऑलगरेन को बांध दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह का समय देखते हैं, जहां ऑलगरेन को डेक पर बांध कर रखा गया है। वो बार बार मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी पड़ते ही ऑलगरेन जलकर खाक हो जाता है और उसे कोई बचा नहीं पाता। शिप में हो रहे ये हादसे देख जोसेफ और बाकी सब बहुत परेशान होने लगते हैं। उधर टोबी की हालत लगातार बिगड़ने लगी थी, जिसे देख एना और क्लेमेंस डिसाइड करते हैं कि वो हर हाल में ड्रैकुला को ढूंढ निकालेंगे और उसे मार डालेंगे। उस रात क्लेमेंस और एना कार्गो होल्ड में मौजूद हर वुड क्रेट की तलाशी लेते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ड्रैकुला आखिर कहां छुपा हुआ है। तभी उन्हें वही ड्रैगन का सिंबल वाला क्रेट मिलता है और एना बताती है कि ड्रैकुला इसी के अंदर छुपता है, लेकिन उस वक्त उन्हें वहां कोई नहीं मिलता और छानबीन करने पर क्लेमेंस को मालूम होता है कि ड्रैकुला खुद लंदन पहुंचना चाहता है, क्योंकि एना के गांव में अब उसके लिए ज्यादा लोग नहीं बचे थे जिन पर वो फीड कर सके। इसीलिए वो लंदन पहुंचना चाहता है ताकि वहां के लोगों को अपना शिकार बना सके। एना और क्लेमेंस ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें हर हाल में ड्रैकुला को लंदन पहुंचने से रोकना होगा। उधर ड्रैकुला जोसेफ का शिकार कर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वोचेक टोबी को देखने जाता है, लेकिन वहां उसे कैप्टन एलियट बहुत ही बुरी हालत में मिलते हैं, क्योंकि टोबी की जान अब जा चुकी थी। इस हादसे से शिप पे मौजूद सभी लोग सदमे में दिखाई देते हैं और टोबी के अंतिम संस्कार के समय एलियट बदहवास हालत में उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा टोबी भी ठीक ऑलगरेन के जैसे जलने लगता है। उसे शांति पहुंचाने के लिए क्लेमेंस और एना टोबी को नदी में फेंक देते हैं, लेकिन कैप्टन एलियट पूरी तरह टूट जाते हैं। अब क्रू में सिर्फ वोचेक, एब्रम, एना और क्लेमेंस बचे थे, जो कसम खाते हैं कि वो हर हाल में ड्रैकुला को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और एना बताती है कि ड्रैकुला एक एक करके उनका शिकार कर रहा है ताकि वो डिमीटर से लंदन पहुंचने तक सरवाइव कर सके। इसलिए उन्हें किसी तरह लंदन से पहले ही इस शिप को डुबाना होगा। वो ड्रैकुला को भटकाकर जहाज में छोड़ देंगे और हो सके तो खुद लाइफ बोट के सहारे यहां से निकल जाएंगे। ये सुन वोचेक फैसला करता है कि वो खुद इस डेविल का सामना करेगा। हम देखते हैं कि अब इंग्लैंड का विडबी पोर्ट नजदीक आने वाला है और एना, वोचेक और एब्रम ड्रैकुला के अंत करने के लिए जहाज पर एक जाल बिछाते हैं। क्लेमेंस एना को विचलित देखता है और वो बताती है कि वो ड्रैकुला को महसूस कर सकती है और उसे यकीन है कि उस शैतान को भी उनके प्लान का पता चल चुका है। होता भी कुछ ऐसा ही है जब हम देखते हैं कि ड्रैकुला एना की तरफ आने के बजाय वोचेक और एब्रम पे हमला कर देता है। अपने साथियों को बचाने के लिए एब्रम अटैक के बाद खुद समुद्र में कूद जाता है, जबकि वोचेक ड्रैकुला को शिप के नीचे चेज करता है और उसे एक गोदाम में बंद कर जहाज तोड़ने लगता है। वो एना और क्लेमेंस को कैप्टन को लेकर लाइफ बोट पर जाने कहता है और खुद ड्रैकुला का सामना करता है, लेकिन ड्रैकुला जल्द ही उसे मार गिराता है और कैप्टन का भी वही हश्र करता है। मरने से पहले एलियट क्लेमेंस को अपना लॉक थमाता है ताकि वो डायरी बाकी के लोगों को चेतावनी दे सके। एलियट और वोचेक को खोने के बाद क्लेमेंस ड्रैकुला को खुली चेतावनी देता है। वो उसे सामने आने कहता
कहता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे नहीं डरता। तभी ड्रैकुला क्लेमेंस के सामने आ जाता है और अपने पंजों से उस पर हमला कर देता है। ड्रैकुला क्लेमेंस से कहता है कि वो उससे एक दिन जरूर डरेगा, लेकिन क्लेमेंस डट कर उसका सामना करता है। क्लेमेंस को बचाने के लिए एना ड्रैकुला पे गोली चलाती है और ड्रैकुला अब उस पर हमला कर देता है। इधर क्लेमेंस नाव को समुद्र में निकाल चुका था। वो और एना किसी तरह ड्रैकुला को यहीं फंसा कर समुद्र में कूद जाते हैं। ड्रैकुला पूरी तरह फंस चुका था जहां अब शिप डूबने वाली थी, लेकिन तब तक जहाज विटबी के करीब पहुंच चुकी थी और पोर्ट पर सिपाही इस जहाज को देख लेते हैं और उसे डूबने से रोक लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि डिमीटर पर बैठा शैतान इसी इंतजार में था। वहीं अगली सुबह हम एना और क्लेमेंस को जहाज के टूटे हुए हिस्से के सहारे तैरता हुआ देखते हैं, जब क्लेमेंस विटबी पोर्ट को करीब पाकर चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर एना पे पड़ती है, जिसकी आंखें अब सफेद पड़ने लगी है। एना क्लेमेंस को खुद को बचाने के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन अब उसका समय आ चुका था। क्लेमेंस एना को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। हम देखते हैं कि सूरज चढ़ते ही एना आग की लपटों में भस्म हो जाती है। वहीं क्लेमेंस को हम विटबी पहुंचते देखते हैं और अगले दिन के अखबारों में डिमीटर को घोस्ट शिप कहा जा रहा है, जहां एक भी सर्वाइवर नहीं रहा। लेकिन क्लेमेंस को पता है कि इस शहर में कहीं ड्रैकुला मौजूद है और वो उसे ढूंढ कर रहेगा। अंत में हम क्लेमेंस को एक औरत से एबी के बारे में पूछते देखते हैं, जो वही जगह है जहां ड्रैकुला पहुंचना चाहता था। वो औरत उसे बताती है कि एबी पहुंचने में सुबह तक का वक्त लग सकता है और तभी क्लेमेंस को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि ड्रैकुला वही कोने में काले कपड़ों में छुपा बैठा है। क्लेमेंस उसे महसूस कर लेता है और उसे ढूंढने निकलता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है।